Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. आज पावर कट था तो पावर कट होने की वजह से काफ़ी लंबे समय तक क्लासेस जो थी पहले वाली क्लास हुई थी वो इन्वर्टर पे ही चल रहा था सब कुछ। तो लगभग लगभग 10:30 बजे 11 बजे इन्वर्टर ने जवाब दे दिया तो फिर वो क्लास लेट हो रही है आज। अब लाइट आई है और अब क्लास हो रही है ना। तो कभी ऐसी चीज़ हो जाए तो समझ जाइए कि कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, क्योंकि मैं हमेशा समझाता रहता हूँ कि जब भी हमारी लाइव क्लास होती है, ऑनलाइन क्लासेस जो होती है वो ऑफलाइन क्लासेस की तरह नहीं होती। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे मिल के क्लास होती है ना। ऑफलाइन में तो हमेशा एक ही चीज़ होती है कि भाई एक बोर्ड होना चाहिए, एक चौक होनी चाहिए आपके पास और आप पढ़ा दो, कहीं भी पढ़ा दो, चल जाता है। ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे फैक्टर्स ऐड होते हैं, आपका कैमरा ऐड होता है, आपका बोर्ड ऐड होता है, आपकी लाइट इलेक्ट्रिसिटी है वो ऐड होती है, इंटरनेट का सही से काम करना ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर का सही से काम करना ज़रूरी है, आपके माइक का सही से काम करना ज़रूरी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मिल के ही क्लास स्टार्ट होती है। तो आज जो बिजली थी उसने धोखा दे दिया, वैसे इन्वर्टर ने साथ दिया। पहली क्लास इन्वर्टर में हो गई थी लगभग, लेकिन बहुत लंबा टाइम होते इन्वर्टर भी धोखा दे जाता है बेचारा। तो फिर इन्वर्टर भी बैठ गया। मैंने क्लास का टाइम चेंज भी किया, मैंने सोचा कि अब लाइट आ जाएगी तो शायद 10:40 टाइम, 10:30 को मैंने 10:50 भी किया था, लेकिन फिर भी नहीं आई और उसके बाद इन्वर्टर बिल्कुल ही बंद हो गया। चलिए आइए शुरू करते हैं, सवालों पे आते हैं। कल हमने 14 सवाल किए थे और अभी जो हम लोग चल रहे हैं वो मैट्रिक्स के ऊपर चल रहे हैं। अभी हमने सारणिक शुरू नहीं किया है, थोड़ा मैट्रिक्स की जितनी थ्योरी पढ़ी है उससे जुड़े हुए सवाल जो है वो कर रहे हैं। अभी जितनी मैट्रिक्स की हमने थ्योरी पढ़ी है उससे जुड़े हुए सवाल ही फिलहाल कर रहे हैं। तो ये आपका ए मैट्रिक्स है जो कि m गुणा n की है। अच्छा, तुम्हारे यहाँ पे भी लाइट गई हुई थी क्या? ये ए मैट्रिक्स जिसका साइज m गुणा n है, बी मैट्रिक्स का साइज n गुणा p है, सी मैट्रिक्स का साइज p गुणा q है। तो बताइए कि b की c से गुणा और फिर a से गुणा कब हो सकती है? कौन सी शर्त हो कि ये गुणा हो जाए? मतलब बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स से गुणा करके बी सी बना ले और फिर ए से गुणा हो जाए। कौन सी शर्त होनी चाहिए कि ये गुणा संभव हो सके? इस गुणा के संभव होने के लिए क्या शर्त चाहिए? इन चार में से कौन सी कंडीशन है जो इस गुणा को संभव बनाएगी? तो आ जाते हैं बी पे। पहले बी का साइज ले लेते हैं। बी का साइज है हमारा, बी का साइज n गुणा पी का। फिर सी का साइज है हमारा, सी का साइज है p गुणा क्यू का। तो इसका मतलब बी सी तो हो सकता है, दोनों पी पी है, गुणा हो जाएगा और बी सी मैट्रिक्स बन भी जाएगी और बी सी का साइज हो जाएगा n गुणा क्यू का। ये बी सी आ गई। अब बी सी को हमें गुणा करना है ए के साथ। ए के साथ ए का साइज था m गुणा n का, और ये गुणा होने के लिए जरूरी है कि q बराबर हो m, q और m बराबर हो। तो आपका ए ऑप्शन हो गया, m और q बराबर होने चाहिए। बस क्लास स्टार्ट हुई है, अभी पहला ही सवाल हो रहा है, इससे पहले बातें हो रही थी और पहला ही सवाल शुरू है। तो ये हो गया हमारा m बराबर q। तो गुणा करने के लिए, ये गुणा हो जाए ये तभी संभव है जब m बराबर q। अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, राधे राधे। ए मैट्रिक्स ये रही, बी मैट्रिक्स वो रही, दिया गया कि ए बी बराबर आई है। ए बी मैट्रिक्स की गुणा इकाई मैट्रिक्स के बराबर है, तो x का मान क्या होगा?
x का मान क्या होगा? तो दोनों की गुणा कर दो, बराबर में इकाई मैट्रिक्स कर दो। ए गुणा बी, तो पहली पंक्ति गुणा पहला स्तंभ, पहली पंक्ति गुणा पहला स्तंभ, ये एक आ गया। पहली पंक्ति गुणा दूसरा स्तंभ, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 0। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये 0 हो गया। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये 0 हो गया। ये माइनस का 2x प्लस 3 हो गया। और कहा गया है कि ए बी बराबर है इकाई मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 1। ये हमें दिया हुआ है कि जो ए और बी के मैट्रिक्स है, ए और बी की जो गुणा है ए बी मैट्रिक्स, वो इकाई मैट्रिक्स के बराबर है। तो इसको बराबर इकाई मैट्रिक्स कर दूं, तुलना कर लूं। ये वाला बराबर 1, माइनस 2x प्लस 3 बराबर 1, माइनस 2x बराबर माइनस 2, x बराबर 1। x बराबर 1। ठीक है, अगला सवाल। दो आव्यूह है ए और बी, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा? इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा? अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी की गुणा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रही है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा? ए बी बराबर बी, हाँ बस ए बी बराबर बी होगा। अगर ए बी बराबर मैट्रिक्स में बी हो जाता तो मैट्रिक्स से नंबर बन जाती। देखो इतना सा अलग रह गया खाली। अगर मैट्रिक्सों में भी ए बी बराबर बी हो जाता, सोच के देखो, अगर मैट्रिक्सों में क्रम विनिमयता आ जाती तो मैट्रिक्स से नंबर की तरह बिहेव करने लग जाती, मैट्रिक्स से नंबर की तरह काम आने लग जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं काम करता, इसलिए मैट्रिक्सों में ये डिफरेंस बना रहता है। एक चीज और अच्छी दे दी होती तो कमाल हो जाता है ना। लेकिन वही है, भगवान सबको सब कुछ नहीं देता, तो बेचारों के पास एक चीज की कमी होने की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर कट गया, और बी ए बराबर आ गया ए बी। अगर बी ए बराबर ए बी हुआ तो ये बात सत्य होगी, है ना। तो ए बी बराबर बी ए होगा तो ये बात सत्य होगी। एक्स का मान बताइए। अगर ए स्क्वायर एक तत्समक आव्यूह है, अगर ए स्क्वायर एक तत्समक आव्यूह है मतलब इकाई मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर इकाई मैट्रिक्स है मतलब ए स्क्वायर बराबर है आई, तो एक्स का मान बताओ। एक्स का मान क्या होगा?
ए स्क्वायर बराबर आई है, तो ए का स्क्वायर कर लो, बराबर में एक आई मैट्रिक्स कर दो। ये हो गया ए इंटू ए। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसको इकाई मैट्रिक्स के बराबर रख दो, 1 0 0 1, तो x का मान आ जाएगा 0। x का मान 0। अच्छा, अगला ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। इनमें से कौन सा कथन इन दो मैट्रिक्स के लिए सत्य है? ये ए मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स, कौन सा सत्य है? ए स्क्वायर बराबर ए है, बी स्क्वायर बराबर बी है, या ए बी बराबर बी ए है, या ए बी बराबर नहीं है बी ए। ए बी बी ए बराबर नहीं है, बराबर है ए स्क्वायर बराबर ए है, या बी स्क्वायर बराबर बी है। चारों में से कौन सी बात सच है? ठीक है, देख लो, ए बी निकाल लो। 1 2 -3 0, ए बी गुणा बी ए, बी ए है -1 0 2 3। ए बी को ज्ञात कर रहे हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 4 3, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 0 6, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 0, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 0। ये ए बी आ गया। अब बी ए निकालें तो बी को आगे रखें, ए को पीछे रखें, बी ए। बी मैट्रिक्स है -1 0 2 3, -1 0 2 3, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये आ गया -1। ये पहला ही अलग आ गया, इसका मतलब ए बी बराबर नहीं है बी ए। ए बी बराबर नहीं है बी ए, चाहे तो दूर से निकाल सकते हो, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करें। अब ये समय बर्बादी हो रही है कि पहला अवयव बराबर नहीं आया, दूसरे बराबर आ भी गए तो क्या फर्क पड़ना है। ए बी बराबर नहीं है बी के। सी आपका आंसर आएगा। ए बी बराबर बी, ए बी बराबर बी ए बराबर ए। तो बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा?
ए स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू ए है। तो इस क्वेश्चन ने पूछा था सही कौन सा है, इस क्वेश्चन ने पूछा था कि सही कौन सा है, तो सही तो यही है ना, ये तो गलत हो गया। ए स्क्वायर बराबर ए आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। ए स्क्वायर ए नहीं आ रहा, ये भी गलत है। ये सही है कि ए बी बराबर बी ए नहीं है, तो जो सही है वो पूछा है तो सी सही है। सही पूछा है तो सी सही है, सही पूछा है ना, गलत थोड़ी पूछा है। ए बी बराबर बी, बी ए बराबर ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? चलो देखते हैं, आ जाओ, इसे लेते हैं, अच्छा सवाल है। हमें चाहिए ए स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर का मान चाहिए और बी स्क्वायर का मान चाहिए, तो ये हमें दे देगा बी से गुणा करने पर, दोनों तरफ बी से गुणा करने पर दोनों तरफ बी से गुणा कर दिया, बी से इधर भी गुणा कर दिया और बी से उधर भी गुणा कर दिया, और फिर हमारे पास यहां बन गया बी ए, और बी ए की जगह हम लिख सकते हैं ए, ये ए आ गया, तो ये बन गया ए बी, तो बी स्क्वायर की जगह हमारे पास आ गया ए बी, तो बी स्क्वायर तो ए बी के बराबर हो गया। आगे चलो, अगला ट्राई करो, दोनों तरफ ए से गुणा करने पर ए बी बराबर ए, और ए बी की जगह हम लिख सकते हैं, ये हो गया बी, और ए स्क्वायर बराबर, है ना, और ए बी की जगह, अच्छा ए बी की जगह वापस बी भी लिख सकते हैं, ए बी बराबर बी है, तो बी स्क्वायर बराबर बी आ गया, और ही कमाल है, बी स्क्वायर बी के बराबर आ गया, ए स्क्वायर बराबर बी ए आ गया, और बी ए के बराबर है, तो ये ए बी आ गया, तो ए स्क्वायर ए के बराबर आ गया, बी स्क्वायर बी के बराबर आ गया, ए स्क्वायर ए के बराबर आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ गया ए प्लस बी, ए स्क्वायर की जगह ए, बी स्क्वायर की जगह बी, ए प्लस बी। बड़ा ही कमाल का सवाल है, सवाल बहुत अच्छा है ना। अगला सवाल ये रहा, इस मैट्रिक्स की अगर हम ए की पावर 100 निकालें तो कितना आएगा? ऐसे सवाल आरपीएससी में पहले आए हुए हैं, इस टाइप की बड़ी बड़ी पावर करवाना पसंद है, आरपीएससी को ये बड़ी बड़ी घातें पसंद है। इस तरह की कोई मैट्रिक्स दे दी, उसमें कुछ खेल खेल लिया, फिर उसका बताओ 100 पावर कितनी होगी या 150 पावर कितनी होगी। अब ये 100 पावर 150 पावर, है ना, 100 पावर होगी या 150 पावर होगी, ऑब्वियसली बात है इतनी बड़ी बड़ी पावर निकल तो सकती नहीं है, इसका मतलब कुछ पेच जरूर है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो सवाल को छोटा करेगा। 100 पावर कोई निकाल तो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है कि 100 पावर निकाले, 100 पावर निकालेगा तो पूरा पेपर में एक सवाल भी नहीं होगा। अब कुछ तो है, अब वो क्या है वो देखना है।
तो अगर ध्यान से देखें तो इकाई के घनमूल अगर निकालते हैं हम, इकाई के घनमूल निकालते हैं तो 3 घनमूल आते हैं। एक आता है एक आता है आपका -1 प्लस आयोटा √3/2 और एक आता है -1 माइनस आयोटा √3/2। एक तो 1 आ जाता है, एक ये 2 आ जाते हैं। इनमें से किसी भी एक को अगर आप ओमेगा बोलते हैं, किसी का नाम भी ओमेगा रखते हैं, तो उसका स्क्वायर करने पर ये आ जाएगा। तो इस मूल को फिर ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। इस मूल को ओमेगा स्क्वायर कहते हैं क्योंकि ये इसका स्क्वायर होता है। आप इसका स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, इसका मतलब ये ओमेगा स्क्वायर है। इन तीनों में 2 खास बात होती है कि एक तो इन तीनों का जोड़ 0 होता है, एक अगर इन तीनों की गुणा कर दी जाए तो गुणा 1 आती है, मतलब ओमेगा की पावर 3 बराबर 1 होती है। एक रूल ये और एक रूल ये। अब ये 2 रूल हमें काम में लेने हैं। अगर हम यहाँ पे देखें हमारे सवाल में, तो हमारे सवाल में भी कुछ ऐसा ही है। ये हो गया ओमेगा स्क्वायर और ये हो गया हमारा ओमेगा 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 स्क्वायर। अब ये थोड़ा सरल हो गया, अब ये थोड़ा सरल हो गया। यहाँ 2 है। अब पावर निकालते हैं। अब पहले ए स्क्वायर निकालते हैं, ए क्यूब निकालते हैं और उससे आइडिया लगाते हैं कि पावर में क्या रिलेशन चल रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है। क्योंकि 100 तक नहीं जाया जा सकता। पैटर्न जितनी जल्दी पकड़ेंगे उतना अच्छा है। 100 तक नहीं जाया जा सकता। 100 तक मतलब ए को ए से 100 बार गुणा करो, संभव ही नहीं है। तो इसलिए कोई ना कोई तो पैटर्न जरूर होगा और उससे हमें संभालना है। इसी को इसी से गुणा करने पर पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 प्लस ओमेगा क्यूब आ गया। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर मतलब 3 ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओमेगा प्लस 2 ओमेगा 3 ओमेगा आ गया। ओमेगा क्यूब प्लस 4 प्लस ओमेगा क्यूब आ गया। और ओमेगा क्यूब प्लस 1 का मान होता है माइनस ओमेगा। ओमेगा क्यूब का मान तो 1 हो गया ना। ओमेगा क्यूब का मान 1 हो गया। 1 और 1 ये 2 आ गया। ये 2 आया। यहाँ पे 3 ओमेगा स्क्वायर आ गया। यहाँ 3 ओमेगा आ गया। यहाँ 4 और 1 5 आ गया। ठीक है, अभी तो ये आया। ठीक है, अब ए की पावर 3 करके देखते हैं। चलो एक और गुणा करके देखते हैं। ए क्यूब यानी ए स्क्वायर इंटू ए। वो है हमारी 3 ओमेगा स्क्वायर 3 ओमेगा 5 इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा और 2। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 प्लस 3 ओमेगा क्यूब ये 5 हो गया। 2 प्लस 3 ये 5 ओमेगा स्क्वायर हो गया।
ठीक है, 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा, ये हो गया 8। 3 5 10, पैटर्न पकड़ में नहीं आ रहा। 3 5 10, 10 3 13। हाँ, ये कुछ गड़बड़ लगी यहाँ पे, शायद टूर नहीं है यहाँ पे, कुछ और होना चाहिए। ये वाला अवयव गड़बड़ है, ये शायद, ये क्वेश्चनेबल है क्योंकि कोई पैटर्न नहीं बन रहा, और पैटर्न तो बनाना ही पड़ेगा। अगर पैटर्न नहीं बना तो काम नहीं आएगा। 100 पावर निकाली नहीं जा सकती, ये बात पक्की है। 2 पावर या 3 पावर, 3 पावर तक हमें पकड़ में आ जाना चाहिए कि क्या चल रहा है, जो कि यहाँ तो कुछ भी नहीं चल रहा। यहाँ तो हर बार कुछ कुछ नया और कुछ नया आ रहा है। हाँ, अगर 1 होता है तो ये बदल जाएगा, 1 होता है तो ये बदल जाएगा। ये 1 ही है, ठीक कह रहे हो, ये 1 ही है, 1 के अलावा कुछ नहीं है ये। यहाँ 1 करो, इसे करेक्ट करो और यहाँ 1 करो। यहाँ डाल देते हैं 1। 1 1। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 प्लस ओमेगा क्यूब जो कि 2 हो गया। दूसरा हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर, फिर हो जाएगा ओमेगा 2 ओमेगा। अब ये ठीक है, ओमेगा क्यू प्लस 1 है, 2 गया, सब में 2 कॉमन आ गया, वापस 2a बन गया, 2a बन गया, a स्क्वायर बराबर हो गया, 2 बाहर आ जाएगा और वापस a मैट्रिक्स आ गया, तो 2a आ गया, a स्क्वायर बराबर 2a आ गया। ठीक है ना, तो 2 बाहर आ गया। अब अगर हम a क्यूब निकालें, a क्यूब निकालें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू a, और a स्क्वायर का मान 2a है, a स्क्वायर का मान 2a है, तो 2a इंटू a, फिर ये वापस से 2 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर का मान फिर से 2a रख देंगे, तो 2 इंटू 2a, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू ए, 2 का स्क्वायर इंटू ए। तो अब धीरे धीरे आप पकड़ पाएंगे कि पैटर्न क्या चल रहा है। ए की पावर 4 और निकाल लो ताकि ये कंफर्मेशन और मिल जाए आराम से, कि ए की पावर 4 क्या होगा, कि ए क्यूब इंटू ए करो। ए क्यूब जो है ये रहा 2 की पावर 2 इंटू ए, तो ये हो गया 2 की पावर 2 इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की जगह 2a आ जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर इंटू 2a हो गया, यानी 2 की पावर 3 इंटू ए हो गया। इसका मतलब जब 4 पावर आती है तो 2 की पावर 3 आती है, तो इसका मतलब कन्फर्म है कि 100 पावर जब आएगी तो 2 की पावर 99 आएगा, इंटू ए आएगा, 2 की पावर 99 इंटू ए। तो ये कमाल का था सवाल, थोड़ा करेक्शन की वजह से गड़बड़ हो गया, वरना सवाल बहुत अच्छा था, है ना। 2 की पावर 99 आएगा, 2 की पावर 100 नहीं आएगा, जल्दबाजी करोगे तो 100 आ जाएगा, है ना। तो बहुत अच्छा सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था।
अगला सवाल, ये मैट्रिक्स है और इसकी गुणा करनी है और a की पावर n करने पर ये आती है। तो बताओ a का और b का मान कितना है? a का और b का मान कितना होगा? a का और b का मान कितना होगा? a को a से गुणा करो, दो जीरो 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 दो जीरो दो जीरो दो, दो जीरो 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 दो जीरो जीरो दो जीरो दो। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये हो गया 4। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, वो हो गया 0। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 0। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 4। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 0। ये वाला हो जाएगा 4, 4 4 8। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 8 हो गया, फिर ये 0, फिर ये 4 हो गया। ठीक है, एक बार और, एक और गुणा करनी पड़ेगी तब ये पैटर्न पकड़ में आएगा, वरना तो हम अंदाजा गलत लगा बैठेंगे। एक और गुणा कर लो, एकदम कंफर्मेशन आ जाए कि क्या चल रहा है। 4 0 0 0 4 0 8 0 4, है ना, वरना तो हम अंदाजा लगा लेंगे, अंदाजा गलत भी हो जाएगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये हो गया 8। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 0, फिर 0, फिर 0, फिर 8, फिर 0, फिर हो गया 8 दूनी 16 और 8 24, 16 और 8 24। जीरो 8 दूनी 16।
अब पैटर्न पकड़ना थोड़ा भारी है, थोड़ा पैटर्न पकड़ना भारी है, देखो कौन सा सही है। जो हमें 2 पे तो b बराबर 8 दे, b का मान 2 पे 8 दे और 3 पे हमें चॉइस दे। तो ऐसा कौन है जो 3 पे चॉइस देगा? 3 पे चॉइस, 3 रखूं तो ये नहीं देगा, ये देगा, ये हो गया और ये ठीक, ये वाला बैठ गया। ये वाला आंसर बैठ गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है कि जब ए स्क्वायर है उस समय ए का मान 4 आ रहा है, बी का मान 8 आ रहा है। तो ऐसा कौन है जो स्क्वायर पे ए का मान 4 दे और बी का मान 8 दे? ए क्यूब पे, अब यहाँ से देखोगे तो कई चीजें सही हो जाएगी, सिर्फ ए स्क्वायर तक निकालते तो हो सकता था कई ऑप्शन सही हो जाए, लेकिन जब हमने एक आगे तक निकाला तो एकदम जो एग्जैक्ट सही था वो मिल गया, है ना। तो कई बार कम निकालने की वजह से ये गलती हो जाती है, क्योंकि हम अनुमान तो लगा ही रहे हैं और फिर छोटे आंकड़ों पे अनुमान लगाते हैं तो और खतरनाक हो जाता है। जितने कम आंकड़े होंगे उतनी कम सच्चाई बाहर आएगी, जितने कम आंकड़े होंगे उतना कम, क्योंकि आप जब गैस खेलते हैं आंकड़े जितने ज्यादा होते हैं, डेटा जितना ज्यादा होता है, उतना ही आपका आंकलन सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक तो आप एक आंकड़े पे बोल रहे हो कुछ, एक आप दो चीजों पे कुछ बोल रहे हो, एक आप तीन बेस पे कुछ बोल रहे हो, तो जितने ज्यादा आंकड़े आपके पास होंगे उतना ज्यादा आपका प्रिडिक्शन सही हो पाता है ना। तो वो फायदा यहाँ पे मिल गया। अगला, ए बी ए माइनस ए, ये इकाई सदिश है, मतलब इकाई मैट्रिक्स है। एक वर्ग इकाई सदिश है, मतलब इकाई मैट्रिक्स है। बी बराबर 1, बी बराबर 1 तो इसमें से कोई नहीं है। आव्यूह का वर्ग, अच्छा ये जो है इतना, इस मैट्रिक्स का वर्ग ये अलग वर्ड है, फिर इसका वर्ग जो है वो इकाई मैट्रिक्स है। इसका वर्ग मतलब ये जो मैट्रिक्स, अगर इसका नाम हम ए रखें तो उसका स्क्वायर करने पर हमें इकाई मैट्रिक्स प्राप्त होगी, ये कहना चाहता है।
क्योंकि वैसे तो सही है कि अगर इसी को इकाई मैट्रिक्स के बराबर रखें तो b का मान 0 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर कर लो। ए स्क्वायर बराबर आई। तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये है ए बी ए माइनस ए। वन जीरो जीरो वन। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ए स्क्वायर प्लस ए बी। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 0। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 0। और ये हो जाएगा ए बी प्लस ए स्क्वायर बराबर 1001। ए स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 1। ए बी बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर, बी बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर बटा ए। तो बी आंसर हो गया। तीन एक माइनस एक दो, ए स्क्वायर माइनस 5 ए का मान कितना होगा? एक तो इनको करने का तरीका हमारा है जो पहले भी हमने इस टाइप का एक सवाल पहले भी किया हुआ है। और एक अगर आपको याद हो कैली हैमिल्टन पर में, अगर पढ़ी हुई है तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो लोड मत लेना। पढ़ी हुई है तो ठीक है, नहीं पढ़ी हुई है तो लोड मत लेना। कि एक थी कैली हैमिल्टन पर में। कैली हैमिल्टन पर में की एक खास बात थी कि कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी वर्गाकार मैट्रिक्स अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। तो आप उससे बड़े आराम से इसको निकाल सकते हैं। हर मैट्रिक्स अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। तो अगर आप उसका यहाँ यूज करें तो आपका आंसर थोड़ा जल्दी आ जाएगा। चाहो तो ऐसे नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, ऐसा किया हमने। एक सवाल था इससे पहले गया है, उसमें हमने नॉर्मल, क्वेश्चन नंबर 1 ही था, क्वेश्चन नंबर 1 ही था, हमने नॉर्मल तरीके से किया था। आप नॉर्मल तरीके से करो, आंसर तब भी आ जाएगा। और अगर आपको कैली हैमिल्टन पर में याद है तो उसका उपयोग यहाँ करोगे तो यहाँ जल्दी आंसर आ जाएगा। बस ऐसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मनाही नहीं है। जैसे दिया है वैसे कर लो। ए गुणा ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से गुणा करें। 3 1 माइनस 1 2। 3 1 माइनस 1 2। पहली पंक्ति पहला स्तंभ,
9 माइनस 1 8, 3 2 5, -3 -2 -5, -1 और 4 3। ये ए स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर में से 5 ए घटाने पर ए स्क्वायर हमारा आया 8 5 8 5 -5 3 -5 ए को 5 से गुणा करने पर 15, 5 -5 और 10 घटाने पर आ गया 8 में से 15 गए 7, -7 0 0 और -7 -7 बाहर निकाल लो तो ये इकाई मैट्रिक्स बन गई, माइनस के 7 आई। ये आंसर हो गया। एक तो ये आंसर है। एक आप चाहो तो कैली हैमिल्टन प्रमेय की सहायता से भी कर सकते हो। कैली हैमिल्टन प्रमेय कहती है कि प्रत्येक वर्गाकार मैट्रिक्स की अभिलाक्षणिक समीकरण उसके द्वारा संतुष्ट होती है। तो a माइनस लैम्डा आई इसके अभिलाक्षणिक समीकरण बना लो 5 लैम्डा, a माइनस लैम्डा आई की सारणिक बराबर 0। a में से लैम्डा आई घटा दो और सारणिक का मान निकाल दो और बराबर 0 कर दो। ये आ गया a माइनस लैम्डा आई। अब इसके सारणिक को 0 कर दो। ये वजह गुण हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 0। ब्रैकेट खोलने पर 6 माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। ये हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 7 बराबर 0। अब कैली हैमिल्टन प्रमेय कहती है कि ये जो अभिलाक्षणिक समीकरण है ये ए द्वारा संतुष्ट होगा। ये जो अभिलाक्षणिक समीकरण बना है इसको 5 लैम्डा कहते हैं। ये ए द्वारा संतुष्ट होगा, मतलब लैम्डा की जगह ए रखने पर भी ये समीकरण संतुष्ट होगा। तो लैम्डा की जगह ए रख दिया, ए स्क्वायर माइनस 5 ए और 7 आई, क्योंकि मैट्रिक्स भी फिर इकाई मैट्रिक्स ही होगी, 7 भी फिर 7 इकाई मैट्रिक्स होगा। तो इससे आप मान निकाल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 5 ए बराबर हो गया माइनस का 7 आई। ये आपका आंसर हो गया। तो ये दोनों तरीके हैं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। ये कैली हैमिल्टन प्रमेय है ना। आइगन मान और आइगन सदिश जब आप पढ़ते हैं और पढ़े हैं आपने भी, आइगन मान और आइगन सदिश आपने पढ़े हैं, याद करो यूट्यूब पे भी पढ़ाए हैं मैंने आइगन मान और आइगन सदिश। तो उसमें बताया भी था कैली हैमिल्टन प्रमेय के बारे में कि कैली हैमिल्टन प्रमेय कहते हैं कि जो अभिलाक्षणिक समीकरण बनती है 5 लैम्डा वो ए द्वारा संतुष्ट होती है, ए रखने पर 0 आता है। तो उससे भी आप कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाना है, सीधा भी कर लो। अगला, इसमें से ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स निम्न में से कौन सी मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है? तो ये मैट्रिक्स है विषम सममित। विषम सममित मैट्रिक्स में विकर्ण 0 होता है, विकर्ण 0 है, विकर्ण 0 है।
जो अवयव A12 पर है उसका -1 2 पे होना चाहिए, 2 1 पे। ये माइनस है, ये प्लस है। जो 1 3 पे है वही 3 1 पे होना चाहिए विद माइनस। जो 1 3 पे है वही 3 1 पे है लेकिन माइनस के साथ है। फिर जो 2 3 पे है वही 3 2 पे है माइनस के साथ, है ना। और दूसरा यहाँ देख सकते हो कि A का ट्रांसपोज -A के बराबर है। तो ये एक विषम सममित मैट्रिक्स है। एक 3 बाय 3 की मैट्रिक्स बनानी है, 3 बाय 3 की एक मैट्रिक्स बनानी है और सिर्फ आपको यूज करना है 0 और 2। या तो आप 0 यूज कर सकते हैं या 2 यूज कर सकते हैं। तो बताओ कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है? सभी संभव आव्यूह यानी मैट्रिक्सों की संख्या। कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है 3 बाय 3 की 0 और 2 को यूज करके? या तो आपको उसमें 0 रखना है या आपको 2 रखना है। हाँ, आइगन वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, प्लस भी आ सकती है, काल्पनिक भी आ सकती है। और जो विषम हर्मिटियन मैट्रिक्स होती है उसके आइगन मान शून्य या काल्पनिक ही आते हैं। विषम हर्मिटियन मैट्रिक्स जो होती है उसके आइगन मान या तो शून्य आते हैं या काल्पनिक आते हैं। तो देखो 3 बाय 3 की मैट्रिक्स होगी मतलब 9 खाने होंगे। अगर कोई 3 बाय 3 की मैट्रिक्स है तो मतलब 9 खाने हैं। और हर खाने को भरने के लिए आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो उसमें 0 भरो या 2 भरो। यानी हर बॉक्स को भरने के 2 तरीके हैं। हर बॉक्स को भरने के 2 तरीके, या तो यहाँ 0 भरो और 0 नहीं भरते हो तो 2 भरो। यानी हर बॉक्स को भरने का तरीका हुआ 2 तरीके इस बॉक्स को भरने के, 2 तरीके इस बॉक्स को भरने के, 2 तरीके इस बॉक्स को भरने के, और 2 ही तरीके इस बॉक्स को भरने के, 2 ही तरीके इस बॉक्स को भरने के। तो इस तरीके से कितने बॉक्स हैं? 9 बॉक्स है। तो टोटल तरीके हो गए 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 यानी 512। तो कुल मिला के 512 मैट्रिक्स से टोटल बनने वाली है। टोटल 512। अब हम 512 को हाथ से नहीं बना सकते। हम हाथ से 512 मैट्रिक्स से नहीं बना सकते क्योंकि ये ऐसे बनेगी। सारे के सारे 0 ले लिए, सारे 0 ले लिए, एक अवयव 2 ले लिया, फिर सारे 0 ले लिए, एक यहाँ 0 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, और फिर इस तरीके से बनाते रहेंगे बनाते रहेंगे बनाते रहेंगे। कभी 2 बार 2 ले लिया, कभी 3 बार 2 ले लिया। ठीक है, तो टोटल 512 मैट्रिक्स इस तरीके से बन जाएगी। अगला सवाल, यदि ए तथा बी 2 मैट्रिक्स है, ए का साइज 3 गुना एम का है, बी का साइज 3 गुना एन का है, तो बताइए 5a माइनस 2b की कोटि क्या होगी? और एम और एन बराबर है। एम और एन बराबर है।
पहली बात तो ये देखो कि ए और बी घट रही है। अब ए और बी घट रही है, इसका मतलब दोनों का साइज बराबर है, तभी घट सकती है। दो मैट्रिक्स अगर घट रही हैं तो इसका मतलब दोनों का आकार बराबर है, और फिर घट के जो मैट्रिक्स बनेगी वो उसी आकार की बनेगी, यानी 3 गुणा m की या 3 गुणा n की। और m और n बराबर है, इससे 3 गुणा m बोल दो चाहे 3 गुणा n बोल दो, 3 गुणा m बोल दो या 3 गुणा n बोल दो। फिर दो मैट्रिक्स से घट रही है, 3 गुणा 3 कैसे हुई? तो अगर मैट्रिक्स जब घटती है और जुड़ती है तो उसका साइज थोड़ी बदलता है, साइज वही रहता है। तो जो साइज आपका, क्या कर रहे हो, कौन सा तरीका लगा रहे हो? 5, ए मैट्रिक्स का साइज क्या है? 3 गुणा m। उसके बाद बी मैट्रिक्स का साइज क्या है? वो है 3 गुणा n। n और m बराबर है तो वो m ही रख दो, n और m बराबर है तो n की जगह m ही रख दो, तो 3 गुणा m हो गया, हो गया। अब दो मैट्रिक्स से घट रही है, तो घट रही है तो जो घट के मैट्रिक्स आएगी, घटने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो उसी साइज की बनेगी जिस साइज की मैट्रिक्स थी, जिस साइज की मैट्रिक्स थी उसी साइज का आंसर आएगा। तो ये आ गया 3 गुणा m। जोड़ने घटने में मैट्रिक्स छोटी बड़ी नहीं होती। जब आप मैट्रिक्सों को जोड़ते हैं या मैट्रिक्सों को घटाते हैं तो जो नई मैट्रिक्स आती है वो उसी साइज की आती है जिस साइज की वो शुरुआत में थी। जिस साइज में ए और बी थी उसी साइज में वो नई मैट्रिक्स आएगी। 3 गुणा 3 कैसे आ रहा है? सोचो, 3 गुणा 3 कैसे आ रहा है? गलती कर रहे हो तो आ रहा है। मंजुलता, कमलेश, गुणा नहीं कर रहे हम। और ये आगे सोचो कि 5 लिखा पड़ा है या 2 लिखा पड़ा है, तो आगे 5 लिखो या 10 लिखो, किसी नंबर से गुणा करने से मैट्रिक्स का आकार थोड़ी बदलता है। किसी नंबर से गुणा करने से मैट्रिक्स का आकार थोड़ी बदलता है। चलो आगे, ए मैट्रिक्स है, ए आई जे बराबर है, आई और जे बराबर नहीं है तब तो 1 लिखना है, आई और जे बराबर है तब 0 लिखना है। तो बताओ इस मैट्रिक्स का स्क्वायर किसके बराबर होगा? और आपको एक अच्छी बात बताऊं, ये जो सवाल था ना, ये एनसीईआरटी का सवाल था। ये सवाल एनसीईआरटी का है, बहुत अच्छा सवाल है, और ये एनसीईआरटी का सवाल है। तो कई चीज़ें ऐसी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है, कोई किताब इतनी अच्छी नहीं है कि एक किताब जो सबसे अच्छी है, एक किताब जो सबसे बुरी है। हर किताब में कुछ अच्छा भी है, हर किताब अलग अलग थीम पे बनाई गई है। एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें कई चीज़ें ऐसी बहुत बारीक से बारीक चीज़ें डाली हुई है, इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कंसेप्ट के लिए ज़रूरी है, जो कंसेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो अगर पढ़ते हैं तो कंसेप्ट बनेंगे आप लोगों के। तो है ना, कोई किताब अच्छी एकदम बहुत अच्छी वाली कोई किताब नहीं, ऐसी कोई किताब नहीं बनी जो बस बहुत अच्छी है, एक पढ़ लो कल्याण हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है और हो भी नहीं सकता, संभव ही नहीं है। हर चीज के पास कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ मिलती है, कुछ बढ़िया चीज होती है। एनसीईआरटी के पास जैसे आर डी शर्मा की बात करते हैं, तो आर डी शर्मा में सबसे खास बात आपको ये मिलती है कि उसमें गलतियां रेयर है, गलतियां बहुत कम है, बहुत 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 कम है, यानी 10 to 0 कह सकते हो। अच्छी बात उसकी रहती है कि हर फॉर्मूले का आपको डेरिवेशन वहां मिलेगा, हर फॉर्मूले का डेरिवेशन मिलेगा और सारे फॉर्मूले वो शामिल करेगा। सारे फॉर्मूले जितने भी फॉर्मूले हैं 11th के 12th के वो टॉपिक के, वो सारे फॉर्मूलों को लेगा, प्रूफ करेगा और उसके अंदर शामिल करेगा। ये आर डी शर्मा की सबसे बड़ी पावर है। इसीलिए आर डी शर्मा को फॉलो उन लोगों के लिए तो वरदान है जो लोग शुरू कर रहे हैं। अगर कोई मान लो अभी पहली बार पढ़ना शुरू कर रहा है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, इससे पहले कभी कोई तैयारी नहीं की हुई है और इंग्लिश मीडियम का है, इंग्लिश ठीक से समझ लेता है, पढ़ लेता है, तो आर डी शर्मा द बेस्ट बुक कहलाती है। क्यों? क्योंकि वहां हर फॉर्मूले को आपको डेरिवेशन मिलेगा, कहाँ से आया, क्यों आया, किस लिए आया। थोड़ा टाइम तो लगता है पढ़ने में, तो अच्छी चीजें तो टाइम लेगी, लेकिन आपके कहीं कोई किंतु परंतु नहीं रहता। उसको पढ़ने के बाद किंतु परंतु नहीं रहता। हर फॉर्मूले में से आप होके गुजरते हैं कि ये क्यों आया, कैसे आया, यही क्यों आया, वो सब कुछ क्लियर हो जाता है। इसलिए देखेंगे आप जो सीबीएसई वाली बुक है, सीबीएसई जो है
वहाँ पे यही बुक चलाते हैं। सीबीएसई में आर डी शर्मा ही चलाते हैं वो लोग। जो केंद्रीय विद्यालय है वहाँ जाइए, वहाँ पे एनसीईआरटी की बुक तो वो कहेंगे कि ये बुक तो एनसीईआरटी आपके सिलेबस की है, ये रख लो और आर डी शर्मा ले आना, पढ़ेंगे आर डी शर्मा। तो यही चलता है सीबीएसई में। सीबीएसई चाहे कहीं चले जाइए, सीबीएसई में वो आर डी शर्मा ही पकड़े रखेंगे, है ना। आर डी शर्मा की ये बहुत अच्छी चीज, बहुत बहुत बढ़िया। और एक चीज ये समझो कि कोई किताब अगर 20 या 30 सालों से कंटिन्यू रन कर रही है, तो कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसा है जो टॉप पे बनी हुई है और उसको लोग प्रिफेयर कर रहे हैं। जैसे एच सी वर्मा है, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स है। तो आप चाहे एलन में पढ़ो, चाहे आप अन अकेडमी में पढ़ो, चाहे आप रेजोनेंस में पढ़ो, चाहे आप किसी में पढ़ो, एच सी वर्मा आपको पढ़नी पड़ेगी। एच सी वर्मा सबके लिए ही एक मतलब बेंचमार्क है कि कोई बच्चा चाहे कहीं भी पढ़ रहा हो, कहीं भी तैयारी कर रहा हो, एच सी वर्मा आपको पढ़नी है। तो सोचो कि इतने बड़े बड़े कोचिंग होने के बाद भी एच सी वर्मा पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो ऐसा है। सेम कहानी आर डी शर्मा के साथ है। इतनी कोचिंग है और है फिर भी आर डी शर्मा पढ़ा रही है, इसका मतलब कुछ उसमें ऐसा है जो स्पेशल है। तो पहले इसकी मैट्रिक्स बनाए 3x3, 2x2 की बनानी है। अच्छा चलो कम ही साइज है, 2x2 का बनाना है। तो मैट्रिक्स ए बन जाएगी। जब बराबर ना हो तब तो जीरो, बराबर है तब तो जीरो लेना है। तो विकर्ण तो जीरो हो गया और विकर्ण के अलावा 1 हो गए, ये ए हो गया। अब ए का स्क्वायर करें, ये हो जाएगा 1 0 0 1। ये इकाई मैट्रिक्स बन गई आई। ए स्क्वायर बराबर हो गया आई। एच सी वर्मा प्रोफेसर थे फिजिक्स के, वो किसी कोचिंग से नहीं थे। एच सी वर्मा जो है वो आईआईटी के प्रोफेसर थे, अब तो वो रिटायर्ड हो गए। तो वो फिजिक्स पढ़ाते थे। तो उनने ही अपने दौरान जब वो फिजिक्स पढ़ाते थे उस समय उन्होंने बुक लिखी थी, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। और उसमें अच्छी एक पहली बार किसी इंडियन ने एक शुरुआत की थी। इससे पहले जितनी भी हम बुक पढ़ते थे, जैसे आई ए इरोडोव की आती थी जो कि रशियन आती थी, तो ज्यादातर किताबें उससे पहले हम जो भी किताबें पढ़ा करते थे वो फॉरेनर होती थी, फॉरेन वाले लोगों की किताबें होती थी। गणित में भी हालत खस्ता है, गणित में आप देखेंगे गणित में भी हालत खस्ता है। गणित में ठीक है, एम एल खन्ना, संजीव वर्मा, ऐसे करके अमित एम अग्रवाल, ये कई लोग हैं जो इन्होंने बीच में आके आईआईटी को संभाला था। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो आईआईटी के लिए किताबें हुआ नहीं करती थी। ये बड़े जो फॉरेनर हुआ करते थे इन्हीं की किताबों को पढ़ना पड़ता था, और उनकी किताबें हमारे हिसाब से बनी हुई नहीं होती थी। या तो उनका लेवल कई बार बहुत ऊपर चला जाता था या कई बार बहुत नीचे चला जाता था। तो एक अजीब सा डायलेमा क्रिएट हो जाता था कि कितना पढ़े। जैसे अभी आप लोगों देखो, आप जब एस आर सैनी पढ़ने जाते हो क्या दिक्कत आती है, क्योंकि एस आर सैनी सेकंड ग्रेड की तो है नहीं, ये तो आप भी जानते हैं। अब सेकंड ग्रेड की किताब वो है नहीं, और आप सेकंड ग्रेड के लिए उसको पढ़ने जा रहे हैं, तो कई बार तो सवाल जंप मार जाता है अचानक ही। अचानक इतना लेवल का सवाल आ जाता है, आप सोचते हो यार ये ऐसा सवाल तो नहीं आ सकता, मेरे आरपीएससी में तो नहीं आ सकता, है ना। तो उनकी प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि वो किताबें हमारे हिसाब से बनी हुई नहीं है। अब वो हमारी किताबें ही नहीं है, हम तो बस उससे पढ़ रहे हैं। तो वो दिक्कत रहेगी रहेगी, जो किताबें हमारी है ही नहीं। तो फिर उस किताब में से हमें सवालों को भी पहचानना पड़ेगा कि कौन सा हमारा है, कौन सा हमारे लेवल का है, कौन सा नहीं है। तो यही प्रॉब्लम पहले हुआ करती थी। वो बाहर वाले जो आई ए रोडो को पढ़ते थे, वो ओलंपियाड उनके हिसाब से बनाई जाती थी। बड़े जो हायर कंपटीशन होते हैं, जो ग्लोबली कंपटीशन होते हैं, उनके हिसाब से बनाई जाती थी। अब उनका आईआईटी का ऑब्वियसली बात है, एक वर्ल्ड लेवल पे एग्जाम हो रहा है, एक इंडियन लेवल पे हो रहा है, तो फर्क तो होता ही है। तो वो वर्ल्ड लेवल के हिसाब से बनाई जाती थी, और उनको इंडियन लेवल के हिसाब से पढ़ना, तो उसमें भी वही छांटना पड़ेगा, भाई ये हमारे लायक नहीं है, ये हमारे लायक नहीं है। तो ये दिक्कत होती थी। लेकिन एच सी वर्मा आने के बाद तो एक ओपन हो गया कि हाँ भाई ये किताब अच्छी है, इसको पढ़ो और इससे काम चल जाएगा, है ना। तो जरूरी ये सोचो, फिर आज सोचो अगर एच सी वर्मा से पहले क्या होता होगा। एच सी वर्मा से पहले क्या होता था फिजिक्स में, ये दुर्गति होती थी। बाहर की किताबें मंगवाते थे, उन्हीं को पढ़ाते थे, उसमें से कुछ समझ में नहीं आता था, कितना तक पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, कौन सा सवाल करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। वही जो एस आर सैनी हमारे साथ करती है, जो एस आर सैनी हमारे साथ करती है, वही सब वही पहले करा करते थे आईआईटी वालों के साथ।
तो ये रहा एक्स वाई का मान बताओ। टू एक्स प्लस वाई बराबर 7, फिर 4x, ये से x निकल जाएगा आराम से ना, इसको इसके बराबर रख लो, x आ जाएगा। x बराबर 2, x का मान 2 रखने पर y का मान 3, x 2 y 3। हाँ तो वही तो कहना कि ये होता था। अभी सोच के देखो कि हम कहते हैं चीज़ों के बारे में, लेकिन कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है, कितना मुश्किल हो जाता है कि आप हमारा, इसीलिए तो हम कहते हैं कि देश में हर चीज़ अपने देश की होनी चाहिए, हर चीज़ अपनी देश की होनी चाहिए, खुद का होना चाहिए। कब तक बाहर वाली चीज़ों के ऊपर हम डिपेंड करेंगे? कब तक बाहर वाली चीज़ों के ऊपर? ये सिर्फ़ किताबों तक सीमित नहीं है, ये सिर्फ़ किताबों तक सीमित नहीं है। किताबें तो चलो अब एटलीस्ट हमारे कॉम्पिटिशन की किताबें, अभी भी आप आरपीएससी में जाएँगे तो आप गौर करेंगे, आरपीएससी में अभी भी वो कमी है। आरपीएससी मैथमेटिक्स की तो मैं एटलीस्ट बता सकता हूँ कि मैथ्स में आपको मार्केट में एक किताब नहीं मिलेगी जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड को टारगेट सही से करती हो, ईमानदारी से। लगता है कोई किताब है? कोई किताब ऐसी है जो पूरे राजस्थान में मैथ्स की एक किताब है कि भाई ये किताब आप मैथ्स की खरीद लो, आरपीएससी मैथ्स की, और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये अपने आप में परफेक्ट किताब है, इसको अच्छे से पढ़ लो, इसको कर लो। कोई भी किताब ऐसी है मार्केट में है? एक भी किताब ऐसी नहीं है, नहीं है ना। तो यही प्रॉब्लम आज जो आरपीएससी झेल रहा है, जबकि 2024 चल रहा है, 2024 में ये हालत है कि हमारे पास एक किताब नहीं है सेकंड ग्रेड की। ये दुर्गति इसमें हो रही है, आगे बताता हूँ। आप सीएसआईआर नेट की तैयारी करवा लीजिए, सीएसआईआर नेट में भी एक सिंगल किताब मार्केट में नहीं है। लूटने वाले बहुत है, कोई 800 रुपए में बेच रहा है, कोई 900 रुपए में बेच रहा है, कोई कितने में बेच रहा है। किताब लाने के बाद इतना भयंकर धोखा होगा, आधी किताब गलत छपी हुई है, आधी किताब गलत छपी हुई है, आधी किताब में कहीं से भी किसी लेवल को देखा नहीं गया। बस कहीं से भी जहां से भी सवाल मिले डाल दो, थोड़ी सी मोटी बना दो ताकि 800 रुपए में बिक सके, 800 रुपए में बिक सके, इस हिसाब की किताब बना के मार्केट में चला दो। मार्केट में कोई किताब है तो है नहीं, बच्चा मजबूर होकर खरीदेगा। अगर किसी को सीएसआईआर नेट की तैयारी करनी है तो वो किताब खरीदेगा, मार्केट में चला दो। अब मार्केट में चलती है, कोई ना कोई बेवकूफ तो बन ही जाता है। ऑब्वियसली बात है, अगर 50,000 60,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो किताब तो खरीदेंगे ही। और मार्केट में इक्की दुक्की किताबें चल रही है, वो 800 रुपए की, वो मंगवा लो, मंगवा के घर पे रख लो, आपका मन शांत हो जाएगा कि 800 रुपये खर्च हो गए, किताब आ गई, काम की कुछ है नहीं लेकिन किताब तो आ गई, एटलीस्ट मैं तैयारी तो कर रहा हूँ। तो ऐसी हालत सबके साथ है, ये सब में टोटल यही है। क्योंकि ये जो काम है, जो किताब छापने वाला काम है, एक्चुअली मेहनत का काम है, ये बहुत समय मांगने वाला काम है, ये कोई घंटे 2 घंटे या महीने या 2 महीने में नहीं होगा। अगर इसके लिए आदमी कोई भी लगता है, तत्पर होकर करता है, तो साल 1.5 साल का टाइम वो एकदम डेडिकेटेड होकर दे, तो एक अच्छी किताब वो तैयार कर सकता है कंपटीशन को देख के। और उतना समय कोई देना नहीं चाहता, सब वही करते हैं, सबको पता है मैं मार्केट में किताब है तो नहीं, मैं छापूंगा तो बच्चा मजबूर होकर खरीदेगा ही, बस मजबूर होकर खरीद रहे हैं। ऐसे नहीं खरीद रहे कि ये किताब बहुत जोर की है, बहुत जबरदस्त है, गजब है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मजबूरी है, किताब खरीदनी पड़ रही है तो पैसे दे के किताब खरीद लो, बाकी घर ला के रख दो। खोलने लायक, पढ़ने लायक उसमें कुछ भी नहीं होता।
और फॉरेनर किताब को मैंने पहले बता दिया, फॉरेन की किताबों की दिक्कत ये है कि वो हमारे हिसाब से नहीं बनी, उनको हमारे कंपटीशन से क्या लेना देना। बात भी सही है, उनका लेना देना है नॉलेज से, वो नॉलेज तो बहुत बढ़ाते हैं, नॉलेज तो वो लोग बहुत बढ़ाते हैं, नॉलेज की कोई कमी नहीं छोड़ते, कमाल के नॉलेज वो देते हैं, जबरदस्त नॉलेज देते हैं। लेकिन हमें कंपटीशन के हिसाब से चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए, कोई दो राय नहीं है, नॉलेज तो चाहिए चाहिए, लेकिन नॉलेज के साथ साथ सिलेक्शन भी चाहिए, नॉलेज प्लस सिलेक्शन। खाली नॉलेज भी आ गई तो फिर फायदा किस बात का, सिलेक्शन नहीं आया तो, है ना। तो सिलेक्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए, तो हमारे सिलेक्शन को भी टारगेट करे, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो किताबें तो सिर्फ नॉलेज को टारगेट करती है, सिलेक्शन को टारगेट नहीं करती। अब ये किताबें, ये बुक है, अब ये पूरी बुक प्रॉब्लम्स की है, प्रॉब्लम्स ऑफ अलजेब्रा है, लेकिन वही बात, इनका काम है नॉलेज बढ़ाना, खूब नॉलेज बढ़ाएंगी। प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स भयंकर प्रॉब्लम है, जबरदस्त जबरदस्त प्रॉब्लम है, टॉप लेवल की प्रॉब्लम है, एक एक प्रॉब्लम जान निकाल दे ऐसी प्रॉब्लम है। लेकिन बात वही, हमारा कंपटीशन नहीं है ना ये तब है जब आप एक नौकरी लग जाओ, जब आप तैयार हो गए, नौकरी लग गए, अब ठीक है, अब आप मैथ्स को परस्यू करना चाहते हैं, आप मैथ्स में अपने इंटरेस्ट को बढ़ाना चाहते हैं, आइए इनके साथ, बेस्ट है, तब बेस्ट है। लेकिन आज नहीं है ना ये, आज तो ये जानलेवा है, आज तो ये टाइम बर्बाद है, आज ये समय की बर्बादी है। तो फॉरेनर बुकों के साथ ये दिक्कत है, वो फिर आज के लिए टाइम बर्बादी है, समय बर्बाद करेंगे। तो a माइनस आई क्यूब प्लस a प्लस आई की होल क्यूब माइनस 7a किसके बराबर है? तो अच्छी बात है, इकाई मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स ने जान बचा दी, वरना 3 बार गुणा करना पड़ता। इकाई मैट्रिक्स की खास बात है कि a इंटू आई करो चाहे आई इंटू ए करो, एक ही बात होती है ना। तो हम इसे नंबरों के हिसाब से खोल सकते हैं, जैसे नंबर खोलते हैं a माइनस बी की क्यूब, वैसे खोल सकते हैं। बच क्यों गए? क्योंकि इकाई मैट्रिक्स थी। इकाई मैट्रिक्स की खास बात ये होती है कि a इंटू आई करो चाहे आई इंटू ए करो, ये एक ही बात होता है। तो इसने बचा लिया, है ना, इसने बचा लिया। अब सीधा 3 पावर वाला जो नंबरों में जो फॉर्मूला लगता है वो हम यहाँ पे लगा देंगे, ए क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ai² माइनस 3i³। तो याद रखिए ये इकाई मैट्रिक्स की वजह से ऐसा हुआ। अगर इकाई मैट्रिक्स ना होती, अगर इकाई मैट्रिक्स ना होती तो आपको क्या करना पड़ता, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, आपको 3 बार गुणा ही करना पड़ता, कोई उपाय नहीं था। लेकिन इकाई मैट्रिक्स हो गई, तो इकाई मैट्रिक्स a इंटू आई बराबर आई इंटू ए बनाती है, मतलब क्रम विनिमयता दर्शाती है। और क्रम विनिमयता जब आ जाती है तो आपका एज ए नंबर बन जाता है, नंबरों वाले नियम काम करने लग जाते हैं। ऐसे दूसरे को खोलते हैं, सेकंड वाले को, ये फर्स्ट वाले को खोल दिया, सेकंड वाला है ए प्लस आई की क्यूब, ए क्यूब ये आई क्यूब आएगा खाली से, और फिर आगे है माइनस का 7 है, ए क्यूब प्लस आई स्क्वायर के साथ, आई स्क्वायर मतलब आई होता है, ए इंटू आई ए होता है, तो 3 और 3 6 ये हो गया, माइनस 7 है, ए की क्यूब माइनस ए। आगे कुछ दिया हुआ है कि ए स्क्वायर आई के बराबर है, तो ए की क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए माइनस ए, तो ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा आई, आई इंटू ए माइनस ए, आई इंटू ए हो गया, ए माइनस ए। मेरा 0 कैसे आया? कुछ ज्यादा कट गया।
अच्छा 2a³ है, ये एक और एक 2 जाएगा, 2 चला गया था, 2a - a। हाँ वो 2a³ था इस वजह से। ठीक है, चलो इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में फिर। ठीक है।